दोस्तों, मैं रोहित कुमार एवनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। सिक्स सेमेस्टर के पीवाईक्यू एनालिसिस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग टैक्सेशन लॉ के इंटायर सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इन टॉपिक से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और इन टॉपिक से पूछे जाने वाले क्वेश्चन का पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने 2010 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन पेपर को कंसीडर किया है। 2016 का क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाने के कारण इसे इस वीडियो में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पेपर में क्वेश्चन प्रोविजन बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड दोनों ही तरह का आता है एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन केस लॉ बेस्ड होता है। इन केस लॉज में प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन, सम प्रिंसिपल एंड रेफर्ड केसेस होता है। रेफर्ड केसेस आपके आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंड आंसर राइटिंग लॉजिकली लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी कारण इन केस लॉज का डिटेल वीडियो अपलोड किया गया है। जब आप इन वीडियोस को देखेंगे तो पाएंगे कि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर वहां अवेलेबल है। इसी कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब भी केस लॉज की वीडियो को देखें तो उस वक्त अपने केस मटेरियल को अपने साथ जरूर रखें एंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, स्टैट्यूटरी प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन एंड इंपॉर्टेंट रेफरल केसेस को नोट डाउन कर लें। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन पूछे जाने के पैटर्न के बारे में। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपनी सुविधा के हिसाब से टॉपिक नंबर 4 दैट इज हेड्स ऑफ इनकम को सब टॉपिक में डिवाइड कर लिया है। इसी कारण जब इन टॉपिक्स के बारे में चर्चा की जाएगी तो आप अकॉर्डिंगली नोट डाउन कर लीजिएगा। टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्टरी टॉपिक है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। इस टॉपिक में यदि आप देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इरेगुलर ट्रेंड दिखता है। लाइक 2010 से लेकर 2012 तक यहाँ लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन 2013-14 यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। देन 15 में, 18 में, 22 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। यदि लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप देख सकते हैं 2011 से लेकर के 2023 तक लगातार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। और यदि मार्क्स की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से मिनिमम 15 मार्क्स का और मैक्सिमम 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2011 में पूछा गया है, 1 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 1 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन मीन्स 10 मार्क्स एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मीन्स 5 मार्क्स। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर 2011 में पूछा गया है। अब अगर 30 मार्क्स के बारे में बात की जाए तो आप देख सकते हैं 2010 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 30 मार्क्स आया है। देन 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, 15 में, 18 में, 22 में यहाँ से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। अदरवाइज आप देखेंगे एज पर द रेगुलर ट्रेंड यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप यह मान के चले कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से जब क्वेश्चन आएगा तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चन के बारे में। अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो आप पाएंगे कि 20 मार्क्स में 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने का यहाँ से ट्रेंड है। 20 मार्क्स में सिंगल लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम आया है, केवल 3 टाइम्स आया है, दैट इज इन 2020, 21 एंड 22। अदरवाइज यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। तो अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। टॉपिक नंबर 2 है एग्रीकल्चर इनकम। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप देखेंगे तो पाएंगे यहाँ से कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जब भी यहाँ से क्वेश्चन आया है लॉन्ग क्वेश्चन आया है एंड 2010 से लेकर के 2023 तक यहाँ से लगातार लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आया है और आप पाएंगे कि 20 मार्क्स में भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब अगर मार्क्स के बारे में बात की जाए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से मिनिमम 20 मार्क्स का और मैक्सिमम 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। 40 मार्क्स का क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2011 के सप्लीमेंट्री में, 2012 में, 13 में, 14 में, 14 सप्लीमेंट्री 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने के कारण 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। अदरवाइज यहाँ से लगातार 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर बात की जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना है एंड दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। टॉपिक नंबर 3 है रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जिसमें इंडिविजुअल और कंपनी के रेसिडेंस के बारे में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप देखेंगे यदि शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ भी ट्रेंड इरेगुलर दिखता है। लाइक 2010 में पूछा गया है, 11 में पूछा गया है, बीच में नहीं पूछा गया है। देन उसके बाद 18 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 20, 22 एंड 23 में। बट मेन चीज आप यहाँ देख सकते हैं 2020, 22, 23 यहाँ से क्वेश्चन आया है तो शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ है। अब अगर बात की जाए लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से तो 2011 से लेकर के 2022 तक यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। और यदि नेचर ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हम लोग पाते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछा ही गया है, साथ में 20 मार्क्स में 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड यहाँ लगातार आपको दिखेगा। इसी कारण 2010 से लेकर के 2023 तक यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन केवल 5 टाइम्स आया है, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन 22 टाइम्स आया है।
तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 20 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आएगा एंड दैट इज 2 शॉर्ट क्वेश्चन। या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाए, बट आप ये मान के चले यहाँ से मिनिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टॉपिक नंबर 4 है हेड्स ऑफ इनकम, जिसमें फर्स्ट सब टॉपिक है हेड्स ऑफ इनकम इटसेल्फ। यदि आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि क्वेश्चन 2010, 13, 14, 18, 22 एंड 23 में पूछा गया है। जब आप इसके क्वेश्चन को देखेंगे तो पाएंगे ये जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड केस लॉ टॉपिक नंबर 4.4 में दिया हुआ है एंड दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसमें भी पर्टिकुलरली एक केस है, उस केस के बेस पर ही यह क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर सब टॉपिक से कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर इस पर्टिकुलर सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। टॉपिक नंबर 4.2 है हेड ए, दैट इज सैलरी। इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप देखेंगे यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन 2010 से लेकर के 2018 तक लगातार पूछा गया है। 19 में यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, देन उसका 20 में फिर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 21 में नहीं पूछा गया है, देन 22 में पूछा गया है, 23 में यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट 2023 में आप देख सकते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अब यदि मार्क्स की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से 5 मार्क्स से लेकर के 30 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा गया है। 5 मार्क्स आप देख सकते हैं 2018 में एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने के कारण 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 30 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से 2012 में पूछा गया है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि यहाँ से जनरली 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। इट मीन्स यदि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप यह मान के चले कि यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। टॉपिक नंबर 4.3 है हेड बी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, बट ये टॉपिक ओमिटेड किया जा चुका है, जिसकी वजह से ये ना तो आपके सिलेबस में और ना ही यहाँ से क्वेश्चन आता है। टॉपिक नंबर 4.4 है हेड सी, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट मीन्स कभी यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो कभी यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। इट मीन्स यदि एक साल शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं 2010 में यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2010 में यहाँ से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 2011 सप्लीमेंट्री में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2011 में यहाँ से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है अल्टरनेटिवली पूछा जाता है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन तो कभी शॉर्ट क्वेश्चन। अब यदि मार्क्स के बारे में बात की जाए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से मैक्सिमम 30 मार्क्स का क्वेश्चन और मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। 30 मार्क्स का क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2010 में 3 शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आया है, जबकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन 2013 में, 18 में, 19 में एंड 20 में पूछा गया है। अदरवाइज इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप देखेंगे जनरली यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि बात की जाए कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो इट माइट भी यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए या 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए, बट इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टॉपिक नंबर 5 है हेड डी, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप देखेंगे यहाँ से कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जब भी पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। और यदि मार्क्स की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से मिनिमम 5 मार्क्स का और मैक्सिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन केवल एक बार पूछा गया 2018 में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। अदरवाइज इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप देखेंगे 10 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। अब यदि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यह मान के चले कि यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। टॉपिक नंबर 4.6 है बिजनेस एक्सपेंडिचर, जो कि टॉपिक 4.5 का ही पार्ट है। अब यदि अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखें तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन केवल एक बार पूछा गया है। अदरवाइज इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप देखेंगे कि यहाँ से 2010 से लेकर के 2023 तक लगातार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेप्ट यहाँ से 2017 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब यदि मार्क्स की बात की जाए तो यहाँ से जनरली 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, केवल एक ही बार यहाँ से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है एंड दैट इन 2018। क्वेश्चन पैटर्न के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और यदि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप मान के चले यहाँ से 20 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। टॉपिक नंबर 4.7 है हेड ई, दैट इज कैपिटल गेन्स। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में भी आप देखें तो पाएंगे कि यहाँ से कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जब भी पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब वो भी आप देख सकते हैं 2010 से लेकर के 2023 तक यहाँ से लगातार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेप्ट 2021। तो आप मान के चलें कि यदि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। टॉपिक नंबर 4.8 है हेड एफ, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इस पर्टिकुलर टॉपिक में भी आप देखेंगे यहाँ से कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जबकि यदि शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो यहाँ से 2010 से लेकर के 2023 तक लगातार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
एक्सेप्ट 2012 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, एंड इन बिटवीन 2019 एंड 2023 यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अदरवाइज यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। तो आप मान के चले यदि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। टॉपिक नंबर 5 है इनकम ऑफ अदर पर्संस इंक्लूडेड इन एसएससीज टोटल इनकम, और इसमें ही बात की जाती है क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में। इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन केवल 4 बार पूछा गया है, 2010, 12, 18 एंड 20। अदरवाइज इस पर्टिकुलर टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है, जो कि आप देख सकते हैं 2010 से लेकर के 2023 तक यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सेप्ट 2012 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और ना ही 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। अदरवाइज आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। अब अगर मार्क्स की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि 2012 एंड 18 में पूछा गया है, एंड मैक्सिमम 30 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि 2020 में पूछा गया है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन एंड 1 शॉर्ट क्वेश्चन। अदरवाइज इस पर्टिकुलर टॉपिक से 20 मार्क्स का क्वेश्चन लगातार पूछे जाने का ट्रेंड है। तो आप मान के चले कि यदि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। टॉपिक नंबर 6 है असेसमेंट। इस पर्टिकुलर टॉपिक में 2 ही तरह का क्वेश्चन बनता है। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन केवल 1 बार पूछा गया है और लॉन्ग क्वेश्चन केवल 2 ही बार आया है। यदि आपके सिलेबस से इसे डिलीट नहीं किया गया होगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। एंड सपोज अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो एज पर द ट्रेंड आप देख सकते हैं कि यहाँ से या तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, यदि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, एंड दैट इज मैक्सिमम मार्क्स। अब अगर बात की जाए कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सबसे पहले कौन कौन सा टॉपिक करना चाहिए जहां से कि आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन, टॉपिक नंबर 2 दैट इज एग्रीकल्चर इनकम, टॉपिक नंबर 3 दैट इज रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, टॉपिक नंबर 4.6 बिजनेस एक्सपेंडिचर, एंड टॉपिक नंबर 5 इनकम ऑफ अदर पर्संस, जिसमें क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में बात होती है। तो यदि आप इन 5 टॉपिक्स को अच्छे से करके जाते हैं तो आप मान के चले कि आप यहाँ से 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज टॉपिक नंबर 3 रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, टॉपिक नंबर 4.2 सैलरी, टॉपिक नंबर 4.7 कैपिटल गेन्स, एंड टॉपिक नंबर 4.8 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक नंबर 4.4 दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वहां से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन, टॉपिक नंबर 4.1 जिसमें कि हेड्स ऑफ इनकम के बारे में बात की जाती है और दिया हुआ है सेक्शन 14 में, टॉपिक नंबर 4.4 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एंड टॉपिक नंबर 4.5 प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पेपर में सबसे पहले आपको इन टॉपिक्स को कवर करना चाहिए जो कि लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ फॉर द सेफर साइड टॉपिक नंबर 4.4 को कर लेना चाहिए। और यदि उसके बाद आपके पास वक्त मिले तो आप इन बाकी टॉपिक्स को देख करके जा सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि केस लॉज पर वीडियोज़ ऑलरेडी बन चुका है। आप टैक्सेशन लॉ के प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर वहाँ से मिल जाएगा, और आप जब भी इन वीडियोज़ को देखें तो अपने साथ केसमेट को जरूर रखें। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों इस तरह के वीडियो को बनाने में काफ़ी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद नीडी वन। अब हम लोग इस पर्टिकुलर पेपर के इंटायर सिलेबस, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इन टॉपिक्स से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन, और अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग देखें तो पाते हैं कि 5 टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन इसके डेफिनेशन को लेकर के आता है, जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन होता है एसएससी के बारे में विच इज गिवन अंडर क्लॉज 7 ऑफ सेक्शन 2। सलामी या प्रीमियम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज गिवन अंडर सेक्शन 3। असेसमेंट ईयर के बारे में क्वेश्चन आता है विच इज गिवन अंडर क्लॉज 9 ऑफ सेक्शन 2। उसके बाद सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इनकम के डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप को लेकर के आता है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनता है रिसिप्ट को लेकर के, और ये रिसिप्ट 2 तरह का होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। इनमें डिफरेंस क्या होता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन जब आप आगे देखेंगे तो पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर टॉपिक 4 में अवेलेबल है, बिकॉज वहां पर कुछ केसेस दिया हुआ है
जिस केस के बेसिस पर इसके डिफरेंस को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन एप्लीकेशन एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम से आता है, जिसमें इसकी मीनिंग और डिस्टिंग्विश पर क्वेश्चन पूछा जाता है। यह क्वेश्चन मेनली सीआईटी वर्सेस सुनील जे किनारी वाला 203 का जो केस है उस पर पूछा जाता है। इसके बाद फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन यहाँ स्टेटमेंट बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इनकम के डेफिनेशन को लेकर के, क्लॉज 24 ऑफ सेक्शन 2, एक्सप्रेशन विनिंग का मतलब क्या है, और यदि आपको प्राइज मनी मिला है तो क्या दैट कैन बी टर्म्ड एज इनकम। और यह तीनों ही क्वेश्चन कार्थ्यायन वाले केस पर है। उसके बाद इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है डाइवोर्स में जो कंपनसेशन दिया जा रहा है उसको लेकर के, कंसेंट डिग्री पास हुई है और उसमें आपको अपने इनकम का कुछ पोर्शन किसी को देना होता है, और यह शीतल दास वाले केस पर है। एंड इसमें लास्ट टाइप का क्वेश्चन होता है कि सपोज आप किसी फर्म में पार्टनर हैं जिसमें आप 10% प्रॉफिट के मालिक हैं, आउट ऑफ 10% प्रॉफिट आप 50% प्रॉफिट किसी को असाइन कर दे रहे हैं और वो आपके फैमिली के मेंबर ही हैं, तो इस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए हम लोग ब्रीफली इसके केस लॉ को देखते हैं, बिकॉज इन केस लॉज पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। सीआईटी वर्सेस जीआर कार्थ्यायन वाला जो केस है, द केस मेनली डील्स विद सिग्निफिकेंस रूलिंग कंसर्निंग द टैक्सेबिलिटी ऑफ अवार्ड एंड विनिंग। शीतल दास वाला केस कंसेंट ऑर्डर पर है एंड सुनील जे किनारी वाला केस डाइवर्जन ऑफ इनकम पर है। अब एक बार हम लोग इसके क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। लाइक आप देख सकते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रीवियस ईयर और असाइनमेंट ईयर के बारे में बताना है। सलामी एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसके बारे में बताना है। एसईसी को डिफाइन करना है। सलामी के बारे में फिर क्वेश्चन पूछा जा चुका है शॉर्ट क्वेश्चन में। डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट पे क्वेश्चन आ चुका है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम, और यह किनारी वाले केस पर है। देन उसके बाद मीनिंग ऑफ इनकम, डिस्टिंक्शन बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम, अगेन किनारी वाला केस। अब लाइक हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कार्थ्यायन वाले केस पर है, सेकंड क्वेश्चन किनारी वाले केस पर है। 2022 में अगेन किनारी वाला केस पर क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 में शीतल दास वाले केस पर है। 2020 में आप देख सकते हैं फिर अवार्ड के बारे में पूछा गया है, तो कार्थ्यायन वाले केस पर है। 19 में अगेन मीनिंग ऑफ विनिंग के बारे में पूछा गया है, ये कार्थ्यायन वाले केस में आपको मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है मेंटेनेंस को लेकर के जो अमाउंट दिया जा रहा है, शीतल दास वाले केस पर है। डिफाइन इनकम नेचर एंड स्कोप, स्टैट्यूटरी प्रोविजन से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसमें कार्थ्यायन वाला केस अप्लाई होगा। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम, किनारी वाला केस। 17 में प्राइज आप विनिंग करते हैं, कार्थ्यायन का केस। डिस्टिंग्विश बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम, किनारी वाला केस। एलिबरेट द लॉ रिलेटिंग टू एप्लीकेशन एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम, सेम क्वेश्चन आ गया। विनिंग ऑफ रेस, कार्थ्यायन का केस, यह क्वेश्चन भी कार्थ्यायन वाले केस पर है। अगेन एप्लीकेशन ऑफ इनकम, डाइवर्जन ऑफ इनकम, किनारी वाला केस। 2014 में फर्स्ट क्वेश्चन किनारी वाला पर है और सेकंड क्वेश्चन कार्थ्यायन पर है। 13 में सलामी और प्रीमियम के बारे में बताना है, जो आप देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन इस पर डाइवर्जन ऑफ इनकम पर है, जो कि किनारी वाले केस पर है। अगेन 2012 में आप देखिए सेक्शन 24 और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कार्थ्यायन वाले केस पर है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम, किनारी वाला केस। 2011 में अगेन कार्थ्यायन का केस एंड सेकंड क्वेश्चन किनारी वाला केस पर है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कार्थ्यायन का केस, किनारी वाला केस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ कंसेंट ऑर्डर को लेकर के शीतल दास वाला केस आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कार्थ्यायन वाले केस और किनारे वाले केस से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 20 मार्क्स में इस तरीके से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकेंड टॉपिक है एग्रीकल्चर इनकम। इसमें आप देखेंगे 3 टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट मीनिंग को लेकर के कि एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, मार्केट क्या होता है, रियल मार्केट क्या होता है, थ्योरेटिकल मार्केट क्या होता है, और ये सारा का सारा चीज आप देखेंगे गिलका वाला केस जो कि साकर लाल नारंग लाल वाले केस में दिया हुआ है, वहां से ये क्वेश्चन बनता है। देन उसका फिट टू मार्केट, ऑर्डिनरी प्रोसेस इम्प्लाइड क्या होता है, और इस प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन टैक्सेबिलिटी ऑन एग्रीकल्चर इनकम को लेकर के आता है, खास करके स्पॉन्टेनियस ग्रोथ अगर हो रहा है तो क्या वो एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होगा या नहीं होगा। देन ऑर्डिनरी प्रोसेस इम्प्लाइड यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में अगर बात की जाए तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है कि डिविडेंड अगर आपको रिसीव होता है किसी कंपनी में और कंपनी इंगेज्ड है कल्टीवेशन और मैन्युफैक्चर ऑफ टी में, तो क्या वहां पर आपको जो इनकम मिल रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम होगा या नहीं होगा, इस पर पूछा जाता है, जो कि बच्चा गजदार वाले केस पर है। स्पॉन्टेनियस ग्रोथ को लेकर के जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो विनोय कुमार वाले केस पर होता है। परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप वाला क्वेश्चन मंडी वेंकट सुबैया वाले केस पर है, जबकि ऑर्डिनरी प्रोसेस इम्प्लाइड वाला जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है वह साकर लाल नारन लाल वाले केस पर है। अब आइए हम लोग ब्रीफली इसके केस को देखते हैं।
बच्चा एफ गजदार में अपलांट शेयर होल्डर होता है एक टी कंपनी में। टी कंपनी से जो भी उसे प्रॉफिट मिलता है उसका क्लेम होता है कि उसे एग्रीकल्चर इनकम में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इंडल्ज है और वहां से उसे इनकम मिल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस केस में नहीं मानती है इस बात को। विनोय कुमार साहस वाला केस स्पॉन्टेनियस ग्रोथ पर है कि यदि किसी ट्री का स्पॉन्टेनियस ग्रोथ हो रहा है और वहां से जो इनकम आता है वो एग्रीकल्चर इनकम में फॉल नहीं करेगा। प्रीमियम कंस्ट्रक्शन वाला केस अगर आप देखेंगे तो ये कमीशन पर है, और कमीशन जिस कंपनी से ली जाती है वो कंपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है। तो इसमें अपलांट का कहना होता है कि उसे जो भी इनकम मिल रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है, बिकॉज कंपनी को जो इनकम हो रही है वो एग्रीकल्चर इनकम के रूप में हो रही है, तो उसे भी टैक्स में एग्जम्पशन मिलना चाहिए। बट यहाँ एग्जम्पशन नहीं मिलता है, बिकॉज यहाँ पर नेक्सस को देखा जाता है और डिस्टेंट सोर्स को देखा जाता है। मड्डी वेकेंटे सुबैया वाला केस स्टैंडिंग क्रॉप को लेकर के है कि यदि आप ट्रेडर हैं और आप स्टैंडिंग क्रॉप खरीदते हैं तो उस कंडीशन में भले ही वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है और आप फील्ड से जाकर के उसे कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद वह एग्रीकल्चर इनकम में फॉल नहीं करेगा। साकरलाल वाला केस ऑर्डिनरी प्रोसेस इम्प्लाइड पर है और इसमें ही बात की जाती है मार्केट, रियल मार्केट, थ्योरेटिकल मार्केट एंड फिट टू बी मार्केट के बारे में। एच जी दाते वाला केस भी ऑर्डिनरी प्रोसेस इम्प्लाइड वाले कॉन्सेप्ट के बेस पर है और के लक्ष्मण वाला केस कुकून को लेकर के है। अब आइए एक बार इसे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो 2023 में आप देख सकते हैं यह पर्टिकुलर क्वेश्चन स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑफ द ट्री पर है, जो कि विनोय कुमार साहस वाले केस में दिया हुआ है। 2022 में स्टैंडिंग क्रॉप को लेकर के है, जो कि वेंकट सुवैया वाले केस में दिया हुआ है। 2021 का ऑर्डिनरी इम्प्लाइड प्रोसेस पर है। 2020 का क्वेश्चन अगेन स्पॉन्टेनियस ग्रोथ पर है। 2019 का क्वेश्चन आप देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है जिसमें कि पर्टिकुलर आइटम दिया हुआ है और आपसे पूछा जाएगा कि इन आइटम्स को एग्रीकल्चर इनकम में शामिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। यदि किया जा सकता है तो उस कंडीशन में सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 के तहत उसे एग्जाम्पशन मिलता है। देखिए, फर्स्ट हार्वेस्टिंग एंड सेलिंग स्टैंडिंग व्हीट, वेंकट सुबैया वाला केस यहाँ पर लागू होता है। डिविडेंड्स रिसीव फ्रॉम शेयर्स हेल्ड इन अ कंपनी इंगेज इन कल्टिवेटिंग मैन्युफैक्चरिंग टी, और यह वाला क्वेश्चन बच्चा एफ गजदार से है। इसमें आप थर्ड क्वेश्चन देखिए, यूनिक प्रोसेस अपनाया जाता है, अगेन ऑर्डिनरी प्रोसेस इम्प्लाइड वाले केस से है। 18 में ऑर्डिनरी प्रोसेस इम्प्लाइड से डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। 2017 में एग्रीकल्चर इनकम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2015 में अगेन आप देखिए, इनकम फ्रॉम फॉरेस्ट एज वेल एज रिप्लांटेड ट्री, स्टैंडिंग क्रॉप, सुगर एंड ककून। सुगर एंड ककून का लक्ष्मण वाले केस में दिया हुआ है। स्टैंडिंग क्रॉप का आप देख चुके हैं, वेंकट सुबैया वाले केस में है। रिप्लांटेड टी वाला विनोय कुमार साहस वाले केस में है। आई होप इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे कि केसेस पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसी पर्पस के लिए केस लॉस का वीडियो डाला गया है। इनफैक्ट आपको विनोय कुमार साहस का केस सही से पढ़ना चाहिए, बिकॉज उस केस में आप देखेंगे बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि वो एग्रीकल्चर इनकम में फॉल करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है, विनोय कुमार साहस वाला केस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2014 में देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद फिर आप देखिए ऑर्डिनरी प्रोसेस को लेकर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 13 में फिर उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको बताना होता है कि वो एग्रीकल्चर इनकम के परव्यू में आएगा या नहीं आएगा। 12 में ऑर्डिनरी प्रोसेस पर क्वेश्चन आ चुका है और साथ ही साथ स्पेसिफाई करने के लिए पूछा गया है कि ये आइटम्स एग्रीकल्चर इनकम में फॉल करेगा या नहीं करेगा। 11 में भी देखिए एग्रीकल्चर इनकम को आपको डिफाइन करना है और बताना है कि ये सारे आइटम एग्रीकल्चर इनकम में फॉल करेगा या नहीं करेगा। विनोय कुमार साहस वाला केस जरूर पढ़िएगा। ऑर्डिनरी प्रोसेस से क्वेश्चन आ जाता है और एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि एग्रीकल्चर क्या होता है और एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, इसके बारे में बताने के लिए, जो कि साकरलाल नारंग वाले केस में भी है। ऑर्डिनरी प्रोसेस के बारे में भी उसमें दिया हुआ है और उसी में दिया हुआ है मार्केट के बारे में, रियल मार्केट के बारे में, थ्योरेटिकल मार्केट के बारे में। तो इन केसेस को आप जरूर देखिएगा और जब आप केसेस को देखेंगे तो पाएंगे इन क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। टॉपिक नंबर 3 है रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, और यदि आप इसके क्वेश्चन को देखेंगे तो पाएंगे यहाँ से 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन होता है एंड सेकंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। जो प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। आपसे पूछा जाएगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में, जो कि सेक्शन 5 में दिया हुआ है। सेक्शन 6 से क्वेश्चन पूछा जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस को लेकर के कि इसका करेक्टर्स क्या होता है, इट मीन्स इंसिडेंस क्या होता है टैक्सेस का। रेसिडेंशियल स्टेटस पे क्वेश्चन आता है कि जो डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई है उसके बारे में बताने के लिए। इंडिविजुअल का कैसे आप डिटरमाइन करते हैं, HUF का एंड कंपनी का, इन सब के रेसिडेंशियल स्टेटस को आप कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के। और समटाइम्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है कि यदि कोई इंडिविजुअल इंडिया में पर्टिकुलर डेज के लिए स्टे कर रहा है तो उस कंडीशन में उसका रेसिडेंस क्या होगा।
यदि कोई नॉन रेसिडेंस पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया में हो रहे किसी भी रेस में और उसे प्राइज मिलता है, तो क्या जो उसे प्राइज अमाउंट मिला है वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। यदि कोई टीवी चैनल या प्रोडक्शन हाउस इंडिया में फिल्म की शूटिंग कर रही है और सारा का सारा लोकेशन इंडिया का ही लिया गया है, इस कंडीशन में जो भी इनकम अगर उसे होता है वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन 9 पर फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका स्कोप क्या है एंड डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया का मतलब क्या होता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे जहां रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात की जाती है, इंडिविजुअल, HUF और कंपनी के बारे में, तो बेसिकली यह क्वेश्चन सुभैया चितियार वाले केस से आता है। और रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी वाला क्वेश्चन नरोत्तम एंड पारेख वाला जो केस है उस पर आता है। स्कोप ऑफ सेक्शन 9 एंड इनकम डीम्ड अक्रू टू अराइज इन इंडिया वोडाफोन वाले केस पर है। अब आइए एक बार ब्रीफली हम लोग इसके केस लॉ को देखते हैं। सुभैया चितियार वाला केस किसी इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस को लेकर के है, जबकि नरोत्तम एंड पारेख लिमिटेड वाला केस कंपनी के रेसिडेंशियल स्टेटस को लेकर के है। और वोडाफोन वाला केस जब आप देखेंगे तो ये सेक्शन 9 पर है और इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ ही होता है। और इस पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे कुछ प्रिंसिपल के बारे में भी चर्चा किया गया था, लाइक लुक एट प्रिंसिपल के बारे में चर्चा किया गया था और यह कहा गया था कि लुक थ्रू प्रिंसिपल को यहाँ यूज नहीं करना है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में 2018 में हम लोग देख सकते हैं वोडाफोन वाला केस यहाँ पूछा गया है, किस पर ब्रीफली कमेंट करना है। 11 में स्कोप ऑफ टोटल इनकम अंडर सेक्शन 5 यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसोसिएशन यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। ये सारा का सारा क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में है, जबकि यदि हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो पाते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF के बारे में पूछा गया है विद केस लॉ, जिसमें सुभैया चितियार वाला केस आ जाएगा। 2022 में वोडाफोन वाले केस पर है। अगेन 2020 में आप देख सकते हैं वोडाफोन वाले केस पर है। रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 पर है। 2019 में जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पूछा गया है, नरोत्तम एंड पारेख लिमिटेड वाला केस जो है उस पर है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी को लेकर के फिर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नरोत्तम एंड पारेख लिमिटेड वाला केस जरूर देख लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, सिचुएशन दिया हुआ है कुछ डेज के बारे में और आपको बताना है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस। 2021 में भी रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना होता है और बताना होता है कि जो भी इनकम जनरेट हुआ है वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। 2020 में आप देख सकते हैं डेज दिया हुआ है, इन डेज के बेसिस पे फाइंड आउट करना होता है रेसिडेंस के बारे में एंड अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स के बारे में बात की जाती है। 19 में आप देख सकते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और सुभैया चितियार वाले केस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है। 2018 में सेक्शन 6 से क्वेश्चन आ चुका है। 2017 में रेसिडेंशियल स्टेटस पर फिर क्वेश्चन आ चुका है किसी इंडिविजुअल और कंपनी को लेकर के। जब इंडिविजुअल की बात आती है तो सुभैया चितियार वाला केस हो जाता है और कंपनी की बात आती है तो नरोत्तम एंड पारेख वाला केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF सेक्शन 6 से आप देख लेंगे। 2014 में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई इंडिविजुअल पर्टिकुलर डेज तक इंडिया में रहता है, अब उस कंडीशन में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना होता है एंड अकॉर्डिंगली टैक्स इंपोज होता है। 2014 में आप देख सकते हैं सुभैया चितियार वाले केस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है एंड सेकेंड क्वेश्चन वोडाफोन होल्डिंग पर है। 13 में अगेन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी, नरोत्तम एंड पारेख वाला केस आ जाएगा एंड सेकेंड इंडिविजुअल के बारे में पूछा जा रहा है, सुभैया चितियार वाला केस यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2012 में अगेन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल और सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, कंडीशन दिया गया है जिसके बेसिस पर फाइंड आउट करना है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स इंपोज होगा या नहीं होगा उसके बारे में बात करना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अगर आप इन तीनों केसेस को पढ़ते हैं, साथ में जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन के बारे में बात की गई है अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन करना भी आसान है। टॉपिक नंबर 4 है हेड्स ऑफ इनकम और इसमें फर्स्ट सब हेडिंग है हेड्स ऑफ इनकम ही। इसमें मेनली बात की जाती है सेक्शन 14 की और यहाँ से एक ही तरह का क्वेश्चन आता है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिविटी ऑफ हेड ऑफ इनकम। और इस पर एक केस दिया हुआ है जो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेडिंग में होगा एंड द नेम ऑफ द केस इज ईस्ट इंडिया हाउसिंग एंड लैंड डेवलपमेंट ट्रस्ट वर्सेस CIT 1961 का केस है। तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से इसे सप्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें सेकेंड सब हेडिंग है हेड ए, दैट इज सैलरी, और यहाँ से भी दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है एंड सेकेंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। सैलरी के बारे में सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 17 में दिया हुआ है और क्वेश्चन इससे ही बन जाता है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 15 से पूछा जाता है इसके मीनिंग को लेकर के एंड द सेम थिंग सेक्शन 17 में इसके मीनिंग को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। सैलरी में डिडक्शन के बारे में सेक्शन 16 में बात की जाती है और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। सेक्शन 17 में क्वेश्चन आता है मीनिंग को लेकर के कि सैलरी क्या होता है, परक्यूसाइट क्या होता है, क्या ये परक्यूसाइट टैक्सेबल होता है या इसे एग्जेम्प्ट किया जा सकता है टैक्स से, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी क्या होता है और किसी पर्सन को मिलने वाले अलाउंसेस या परक्यूसाइट इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इस पर क्वेश्चन बन जाता है।
एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे यदि हम लोग देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है प्रेजेंशन ऑफ रिलेशन रिगार्डिंग सैलरी को लेकर के कि यदि आपको किसी कंपनी में एमडी के रूप में अपॉइंट किया गया है तो आपको जो सैलरी मिल रही है वो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। एक डायरेक्टर की सैलरी टैक्सेबल होती है या नहीं होती है, इस पर क्वेश्चन आता है। और ये दोनों ही तरह का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन राम प्रसाद वाले केस पर है। प्रीमियम के लिए एज ए परकेसाइट यदि एम्प्लॉयर के द्वारा कुछ कंट्रीब्यूशन पे किया जा रहा है तो उस कंडीशन में जो कंट्रीब्यूशन पे किया जा रहा है वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, इस पर भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये LW रूसेल वाले केस पर है। अब आइए ब्रीफली हम लोग इसे केस लॉ को देखते हैं। राम प्रसाद वाला केस MD के सैलरी को लेकर के है, जबकि LW रूसेल वाला केस एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाने वाला परकेसाइट एंड कंट्रीब्यूशन एज द पार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द प्रीमियम इसको लेकर के है और इस पर डिटेल वीडियो अवेलेबल है। अब आइए ब्रीफली हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी और एडिशन टू सैलरी, LW रूसेल पे हो जाएगा। डायरेक्शन अंडर हेड सैलरी सेक्शन 16 के बारे में बात करना है आपको। डिफरेंस बिटवीन परकेसाइट एंड अलाउंसेस अगेन LW रूसेल वाला जो केस है उस पर है। सैलरी से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है, सेक्शन 15 एंड 17 के बारे में आप चर्चा कर देंगे। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी जो कि सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 17 में दिया हुआ है, यहां से आप देख लेंगे। प्रॉफिट ल्यू ऑफ सैलरी अगेन सेम क्वेश्चन। 2022 में आप देखिए राम प्रसाद वाले केस से डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। 2017 में भी जो क्वेश्चन पूछा गया है ये राम प्रसाद वाले केस में, बिकॉज उसमें ही कॉन्सेप्ट दिया गया था कि किस कंडीशन में किसी पर्सन को एम्प्लॉय माना जाएगा या एजेंट माना जाएगा। 15 में आप देखिए परकेसाइट और सैलरी पर क्वेश्चन आ चुका है। 14 में अगेन MD के अपॉइंटमेंट को लेकर के क्वेश्चन आ चुका है। परकेसाइट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एज बिंग एन MD जो रेम्युनरेशन मिल रहा है उस पर क्वेश्चन आ चुका है। राम प्रसाद वाला केस, परकेसाइट वाला क्वेश्चन अगेन LW रूसेल वाला केस। मैनेजिंग डायरेक्टर राम प्रसाद वाला केस। 2023 में यहां से एक बार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है LW रूसेल वाले केस पर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यदि आप इन दोनों केसेस को सही तरीके से पढ़ लेंगे तो वहां से क्वेश्चन करना इजी है और आप आराम से यहां से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें थर्ड सब टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जिसे कि ओमिट किया जा चुका है। इसी कारण ना तो ये आपके सिलेबस में और ना ही ये पढ़ना है। फोर्थ सब टॉपिक है हेड C दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें भी दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट प्रोविजन बेस्ड एंड सेकेंड एप्लीकेशन बेस्ड। प्रोविजन बेस्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिम्ड ऑनर का मतलब क्या होता है, जो दिया हुआ है सेक्शन 27 में। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है एनुअल वैल्यू निकालना होता है प्रॉपर्टी का कि आप उसे कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके लिए रूल्स क्या दिया हुआ है और ये रूल्स बिमन बहरी वाले केस में दिया हुआ है। ऑनर कौन होता है इसके डेफिनेशन को लेकर के एंड व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डिम्ड ऑनर, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। देन आप देखेंगे स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक प्रॉपर्टी आपका डिफरेंट प्लेसेस पर है, उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा और क्या वो टैक्स के दायरे में आएगा या नहीं आएगा, इस पर क्वेश्चन होता है। जैसा कि आपने फर्स्ट सब हेडिंग में देखा था म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, बिकॉज इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप देखेंगे एक केस दिया हुआ है इस इंडिया हाउसिंग वाला, उस पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसी केस में यह दिया हुआ है कि हेड्स ऑफ इनकम के अंतर्गत जितना भी क्लासिफिकेशन है उसका बेस है सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम डिफरेंट होते जाता है जिसकी वजह से हेड्स ऑफ इनकम अलग अलग होता चला जाता है। अब आइए एक बार ब्रीफली इसके केस लॉ को देखते हैं। इसमें फर्स्ट केस है बिमन बहरी वाला, जिसमें आप देखेंगे किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बात की जाती है और उसके बेसिस पर कैसे टैक्स इंपोज किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में इस पर्टिकुलर केस में बात किया गया है। इस इंडिया हाउसिंग वाले केस में एक कंपनी होती है जिसका पर्पस ही होता है लैंड परचेज करना, वहाँ शॉप और स्टॉल लगाना, उससे जो इनकम आ रहा होता है उसमें कंपनी का कहना होता है दैट शुड बी कम अंडर परव्यू ऑफ बिजनेस गेन, लेकिन यहाँ पर ITO का कहना होता है कि नहीं वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। इसी विवाद को लेकर के इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी के बारे में बात की जाती है और नेचर ऑफ इनकम के बारे में बात किया जाता है। RB जोधामल कुथियाला वाला केस इंपॉर्टेंट होता है ऑनर के कॉन्सेप्ट को लेकर के कि ऑनर क्या होता है, डिम्ड ऑनर क्या होता है। इस केस में होता यह है कि इन्होंने एक होटल परचेज किया था और वो होटल लाहौर में था। आफ्टर 1947 जब इंडिया का डिवीजन होता है और पाकिस्तान अलग होता है तो जो इनकी प्रॉपर्टी होती है वो एविक्यू प्रॉपर्टी कहलाती है। उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में इन्होंने बहुत सारा लोन लिया था और लोन का इंटरेस्ट उन्हें पे करना होता है। इस कंडीशन में इनका मानना होता है कि जो भी प्रॉपर्टी है उससे होने वाले लॉस को इनके टोटल इनकम से डिडक्ट किया जाए, जिसमें ही इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाती है ऑनर क्या होता है, डिम्ड ऑनर क्या होता है और क्या वो प्रॉपर्टी उनकी है या नहीं है। इन सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। अब आइए एक बार इसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लाइक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिम्ड ऑनर क्या होता है अंडर सेक्शन 27, इसके बारे में बताने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी भी हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में बताना है, जो कि बिमन बहरी शॉ वाले केस में है। डिम्ड ऑनर क्या होता है, RB जोधामल वाला केस यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेड से क्लासिफिकेशन को लेकर क्वेश्चन पूछा जा चुका है
जो कि ईस्ट इंडिया हाउसिंग वाला जो केस है उस पर है। अगेन डिम्ड ऑनर वाला केस आप देख सकते हैं, आरबी जोधामल वाला केस उस पर है। 2013 में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए और टैक्स की लायबिलिटी के बारे में। 10 में रूल पूछा गया है कंप्यूट करने का कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप कैसे करेंगे। एनुअल वैल्यू को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ईस्ट इंडिया हाउसिंग पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिविटी ऑफ हेड्स ऑफ इनकम होता क्या है, और आप देखेंगे एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में इसका पूरा आंसर दिया हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 123 में डिम्ड ऑनर पे फिर से क्वेश्चन आ चुका है। 21 में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास अलग अलग लोकेशन में प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू और टैक्सेबिलिटी को लेकर के कैसे आप डिटरमाइन करेंगे एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। बिमन बहरी शॉ वाला केस यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन ऑनर को डिफाइन करना है और एनुअल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे इस पर क्वेश्चन आ चुका है। अगेन एनुअल वैल्यू पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिमन बहरी शॉ वाला केस आप जरूर देख करके जाएं। अलग अलग जगह पर आपकी प्रॉपर्टी है, उसका फिर वैल्यू कैसे निकाला जाएगा इस पर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। अगेन आप यहाँ देखिए एनुअल वैल्यू पर क्वेश्चन आ चुका है, एनुअल वैल्यू पर फिर क्वेश्चन आ चुका है, एनुअल वैल्यू पर क्वेश्चन आ चुका है, और इन सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बिमन बहरी शॉ वाले केस में मिल जाएगा और इस पर बहुत ही डिटेल में वीडियो अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। टॉपिक नंबर 4.5 है हेड डी, दैट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसमें दो ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन बेड डेट को लेकर के होता है, जिसमें आपको बेड डेट को डिफाइन करना होता है और इस बेड के डिडक्शन के लिए क्या कंडीशन है ताकि आप क्लेम कर सके, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो इसमें केस लॉस दिया हुआ है उस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें जो केस लॉस दिया हुआ है वो दोनों ही केस बेड डेट पर है। तो आइए एक बार इसके केस लॉस को देखते हैं। बीडी भरूचा वाले केस में कॉन्ट्रैक्ट के तहत इन्होंने कुछ पैसा दिया था प्रोडक्शन हाउस को और इनको पैसा वापस नहीं मिल पाता है। उस कंडीशन में आईटीओ का कहना होता है कि इट इज कैपिटल लॉस, लेकिन इनका कहना होता है कि ये उनका बेड डेट है, और इस चीज को लेकर के ये पूरा का पूरा केस चलता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बेड डेट के कंडीशंस को डिफाइन करती है और बताती है कि किस किस कंडीशन में बेड डेट का अमाउंट डिडक्टेबल है। फाइनली इस केस में होता यह है कि जो अमाउंट होता है उसे बेड डेट माना जाता है। मैसूर शुगर वाला केस आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि ये पर्टिकुलर मिल वहाँ के लोकल फार्मर्स को कुछ एडवांसेस दिया करती थी सो दैट द मिल कैन इंश्योर द रॉ मटेरियल। एक साल ऐसा होता है कि बारिश नहीं होती है और शुगर केन का कल्टीवेशन नहीं हो पाता है, जिससे कि इस फैक्ट्री में शुगर नहीं बन पाता है, किसानों की हालत खराब होती है। उस कंडीशन में जो इनके द्वारा एडवांस दिया गया था उस एडवांस को बेड डेट माना जाएगा या क्या किया जाएगा, इस पर ही यह केस डिपेंडेंट है। और इस केस में होता यह है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एक कमेटी गठित करती है और कमेटी का रिकमेंडेशन होता है कि जो भी अमाउंट इनके द्वारा एडवांस दिया गया है उस अमाउंट को एक्स ग्रासिया के रूप में छोड़ दिया जाए। अमाउंट तो ये रिकवर नहीं करते हैं, लेकिन इनका कहना होता है कि वो जो भी अमाउंट है उसे बेड डेट कंसिडर किया जाए और उस अमाउंट को टोटल इनकम से डिडक्ट कर लेना चाहिए। फाइनली इस केस में सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए अलाउ करती है। इन दोनों केसेस का इन डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। अब एक ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछा गया है, बेड डेट क्या होता है, सेक्शन 43 वहां से आप देख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में भी बेड डेट के बारे में पूछा गया है। 22 में भी पूछा गया बेड डेट क्या होता है, टर्म बेड डेट को डिफाइन करना है। बेड डेट और हर जगह बेड डेट के बारे में ही है, और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है जिसमें जो दोनों केस है उस केस के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। वहाँ कंपोनेंट्स दिया हुआ है, वहाँ कुछ प्रिंसिपल भी ले डाउन किया गया, कुछ रेफरल केसेस भी है। आंसर को सप्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। और इसी कारण देखिए यहाँ पर 11 में डायरेक्टली भरूचा वाला केस से क्वेश्चन आ चुका है। टॉपिक नंबर 4.6 है बिजनेस एक्सपेंडिचर, और ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप देखेंगे 6 केसेस दिया हुआ है, हर केस इंपॉर्टेंट है और मज़ेदार है। इसमें 5 टाइप्स का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन होता है कॉन्सेप्ट को लेकर के कि एक्सपेंडिचर होता क्या है, बिकॉज एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, कैपिटल और रेवेन्यू। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे जो एक्सपेंडिचर हुआ है दैट इज ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। तो इसके डिस्टिंक्शन को लेकर कुछ टेस्ट और कुछ प्रिंसिपल ले डाउन किया गया है इन केसेस में, वहां से इसका आंसर सप्लीमेंट हो जाता है। देन उसके बाद इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और एप्लीकेशन बेस्ड जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो सारा का सारा इसके केस लॉ पर ही होता है। अब एक बार इसके केसेस को देखते हैं। फर्स्ट केस है आपका त्रावणकोर शुगर मिल वाला। इस केस में कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके तहत अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट गवर्नमेंट के साथ शेयर करना होता है। उस कंडीशन में इस कंपनी का कहना होता है कि जो भी पार्ट वो शेयर कर रही है दैट शुड बी काउंटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन आईटीओ कहना होता है कि दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। फाइनली इसमें ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल टेस्ट सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है बल्कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
एम्पायर जूट कंपनी वाला केस इंपॉर्टेंट होता है लूम आर को लेकर के, जिसमें बात की जाती है इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। बिकॉज जो लूम आर होता है वो एक तरीके से एसेट्स होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होता है उसके परचेज को लेकर के। तो जिस वक्त आप एसेट्स का परचेज करते हैं तो दैट शुड फॉल अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर, और यही बात कहना होता है आईटीओ का। जबकि जो एसईसी होते हैं उनका कहना होता है इट इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज इस एक्सपेंडिचर से उसका सेल बढ़ रहा है, उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इस पर्टिकुलर केस में भी कुछ प्रिंसिपल के बारे में बात की जाती है, कुछ टेस्ट के बारे में बात की जाती है, और फाइनली यह पाया जाता है कि लूम आर एसेट्स है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर किया गया है दैट इज नॉट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एलबी शुगर फैक्ट्री वाले केस में आप देखेंगे इस फैक्ट्री के आसपास रोड बनना था, एक डैम बनना था, जिसमें इस फैक्ट्री की तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। अब इस फैक्ट्री का डिमांड होता है कि जो भी कंट्रीब्यूशन दिया गया है उसे इसके टोटल इनकम से डिडक्ट कर लेना चाहिए, इट मीन्स टैक्स रिबेट मिलना चाहिए। यहाँ पर फिर बात की जाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, कि जो एक्सपेंडिचर किया गया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि जो भी रोड इस पर्टिकुलर फैक्ट्री के आसपास बना है, अगर देखा जाए तो उस कंडीशन में ये कोई एसेट्स पोजेस नहीं कर रहा है, ना ही ये कोई एसेट्स क्रिएट कर रहा है, बल्कि उस एसेट्स का यूटिलाइज कर रहा है, और वो एसेट्स गवर्नमेंट की है जिसका यूज सारे के सारे लोग कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में इस फैक्ट्री के द्वारा जो दिया गया कंट्रीब्यूशन था दैट वाज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जलान ट्रेडिंग कंपनी वाले केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट होता है बट बिटवीन द टू पार्टीज, जहाँ पर कि 75% रॉयल्टी पे करने के बारे में बात की जाती है। यहाँ कंपनी का कहना होता है कि जो रॉयल्टी वो पे कर रहा है दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उस कंडीशन में इस कंपनी के टोटल इनकम से उस पर्टिकुलर अमाउंट को डिडक्ट कर लेना चाहिए। लेकिन फाइनली इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है बल्कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और वह अमाउंट डिडक्टेबल नहीं है। बीकानेर जिप्सम वाला जब आप केस देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए एक कंपनी को लीज दिया जाता है, जहां पर बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन होता है, और इस पूरे के पूरे प्रोसीजर में 4 स्टेक होल्डर्स होते हैं। जहां माइनिंग एक्टिविटीज हो रही होती है वहां रेलवे न्यू लाइंस बिछाने की बात करती है। इस कंडीशन में माइनिंग करना इस कंपनी के लिए मुश्किल हो जाता, और एज ए सोल्यूशन बात यह होती है कि इन सारे के सारे जो रेलवे लाइन का कार्यक्रम हो रहा था उसे शिफ्ट किया जाए। शिफ्टिंग के लिए 12 लाख का एक्सपेंडिचर होना था, जिसमें से यह कंपनी 3 लाख रुपीज़ पे करती है। अब कंपनी का क्लेम होता है कि जो भी अमाउंट उसने पे किया है दैट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ताकि वो अपना काम कर सके। लेकिन आईटीओ का कहना होता है कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज जैसे ही वहाँ से लाइन हटाने की बात की गई है तो उस पर्टिकुलर जगह पर भी जो माइंस है उसका फायदा अल्टीमेटली इस कंपनी को हो रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो न्यू कैपिटल एक्वायर करने की बात की जा रही है। बट फाइनली सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि जो भी पेमेंट इस कंपनी के द्वारा किया गया है वो केवल इसलिए किया गया है ताकि इसकी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है उसके ऑब्स्टिकल को हटाया जा सके, और वन टाइम पेमेंट किया गया है ऑब्स्टिकल को हटाने के लिए। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाला केस आप जब देखेंगे तो इसमें बात की जाती है बोनस शेयर के बारे में एंड ऑथराइज शेयर के बारे में, जिसमें कंपनी का कहना होता है कि बोनस शेयर इशू करने पर कैपिटल बेस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, जबकि आईटीओ का कहना होता है कि जैसे ही आप बोनस शेयर अगर इशू कर रहे हैं तो उससे कैपिटल बेस में चेंज तो होता ही है, साथ में एडिशनल बेनिफिट भी होता है, जिसकी वजह से इन दोनों तरह के शेयर को इशू करने में इस कंपनी को जो भी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करना पड़ा है, फी पे करना पड़ा है, वह अमाउंट इस कंपनी के इनकम से डिडक्ट नहीं होगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी चीज़ों को देखती है, बोनस शेयर, ऑथराइज शेयर, इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है, और फाइनली पाती यह है कि अगर देखा जाए बोनस शेयर इशू करने के बाद कंपनी के कैपिटल बेस में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, जिस वजह से इन बोनस शेयर पर जो भी खर्च किया गया है इन टर्म्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फी, वह अमाउंट इनके टोटल इनकम से डिडक्टेबल होगा। अब आइए एक बार इसे क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। जो आप देखेंगे इन केस लॉ में इसके बारे में लेंथ एंड ब्रेथ में दिया हुआ है। अगेन सेम क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन पूछा गया है। 2018 में भी कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लॉन्ग क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछाने का ट्रेंड है। 2023 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं एलबी शुगर वाले केस के फैक्ट पर है। 2022 में 2 टॉपिक्स को मिलाकर के क्वेश्चन पूछा गया था। 2021 में फिर आप देखिए कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट के कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन पूछा गया है। 2020 में आप देख सकते हैं ट्रावनकोर वाले केस के फैक्ट पर है। 2019 में आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें अलग अलग आइटम दिया गया और पूछा गया है कि क्या अंडर सेक्शन 37 यह अमाउंट डिडक्टेबल है या नहीं है, जिसमें फर्स्ट आपको है इशू ऑफ बोनस शेयर के बारे में, और इसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा जनरल इंश्योरेंस कंपनी वाला जो केस है वहाँ से है। उसका कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड वाला क्वेश्चन एलबी शुगर फैक्ट्री पर है। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन बीकानेर जिप्सम वाले केस पर है।
जब आप एम्पायर जूट वाला केस पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे सेम लाइन दिया हुआ है और वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन 15 में आप देख सकते हैं पूछा गया है कि क्या ये सारा आइटम डिडक्टेबल है या नहीं है अंडर सेक्शन 37। इशुएंस ऑफ बोनस शेयर जनरल इंश्योरेंस कंपनी वाला जो केस है वहाँ से है। पेमेंट ऑफ पर्पस ऑफ रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ वर्किंग आवर लूम आर वाला जो केस था एम्पायर जूट वहाँ से है। फिर आप देखिए क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट कि आपको डिस्टिंग्विश करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है इसके बारे में। देन आपको बताना होता है कि जो पर्टिकुलर्स दिया गया है वो सेक्शन 37 में डिडक्टेबल है या नहीं है, जिसमें अगेन रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शन बीकानेर जिप्सम वाला केस हो गया, बोनस शेयर को लेकर के जनरल इंश्योरेंस कंपनी वाला केस हो गया। फिर यहाँ आप देख सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एम्पायर जूट वाले केस से है। इंक्रीज ऑफ ऑथराइज शेयर एंड इशुएंस ऑफ बोनस शेयर जनरल इंश्योरेंस वाले केस से है। परचेज ऑफ लूम आर एम्पायर जूट मिल वाले केस से है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एलबी शुगर फैक्ट्री वाले केस से है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इन केसेस को यदि आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ईजी है। टॉपिक नंबर 4.6 है हेड ई दैट इज कैपिटल गेन्स। इसमें 4 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन होता है कैपिटल गेन को लेकर के, जिसमें आपको बताना होता है कि एसेट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रांसफर जो इसमें दिया गया है उसमें ट्रांसफर का मीनिंग क्या होता है, किस बेसिस पर चार्ज किया जा सकता है उस ट्रांसफर में और एग्जम्पशन क्या है। इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिसमें बेसिकली बात यह होती है कि यदि किसी कंपनी का वाइंड अप हो रहा होता है तो उस कंडीशन में यदि कंपनी अपने एसेट्स को इसके शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो ट्रांसफर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। अब यदि सपोज ऐसा होता है कि उस एसेट्स में एक एग्रीकल्चर लैंड होता है तो यह एग्रीकल्चर लैंड एग्रीकल्चर इनकम के परव्यू में आएगा या फिर यह ट्रांसफर के सेंस में टैक्सेबल होगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप देखेंगे केवल एक ही केस लॉ है भागवती वाला। यहाँ से क्वेश्चन आता है इसके फैक्ट के बारे में बताने के लिए। इसमें जो आर्गुमेंट दिया हुआ है उसके बारे में बताना है, जिसमें लॉ ले डाउन किया गया है फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट्स एंड ट्रांसफर और खास करके एग्रीकल्चर लैंड के बारे में, उसके बारे में बताना होता है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन किया गया है एसेट्स को लेकर के कि ये कैपिटल एसेट्स है या एक नॉर्मल एसेट्स है, एंड देन उसके बाद इसके जजमेंट पर क्वेश्चन आता है। इसके साथ साथ इस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें केवल एक ही केस है दैट इज भागवती अमल वाला केस। इस वाले केस में होता यह है कि कंपनी का वाइंड अप होता है, उस कंडीशन में 2 सिस्टर होती है, उन्हें कुछ एग्रीकल्चर लैंड दिया जाता है। इनकम टैक्स ऑफिसर का कहना होता है कि जो भी एसेट्स उन्हें मिला है दैट इज एग्रीकल्चर लैंड उसकी अपनी वैल्यू है और उस वैल्यू के बेसिस पर इनको कैपिटल गेन के रूप में टैक्स पे करना होगा। लेकिन इनका आर्गुमेंट होता है कि अगर देखा जाए तो कैपिटल गेन में एग्रीकल्चर लैंड को शामिल नहीं किया जाता है और जो भी इन्हें एसेट्स मिला है दैट इज एग्रीकल्चर लैंड तो उस कंडीशन में ये टैक्सेबल नहीं बनता है। और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट इसमें एसेट्स को डिफाइन करती है कि एसेट्स होता क्या है, लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या था एसेट्स वर्ड को इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स में डालने का। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि कंपनी के वाइंड अप पे जो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और इन दोनों को एग्रीकल्चर लैंड मिला था वो टैक्स के परव्यू में आता है। आइए एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखिए 123 में शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा गया है। लॉ ले डाउन क्या इसमें किया गया इसके बारे में बताना है, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड ट्रांसफर बताना है। बिकॉज इस पर्टिकुलर केस में जब आप देखेंगे तो आईटीओ का कहना होता है कि ये ट्रांसफर हुआ है, जबकि जो एससीसी होते हैं उनका कहना होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसफर दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। उसके बाद जो डेफिनेशन दिया गया है उसमें कैपिटल एसेट्स का मतलब, लॉ ले डाउन, फैक्ट बताना है, आर्गुमेंट बताना है और जो इसमें लॉ है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एसेट्स जो दिया हुआ है सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 46 उसमें इसका मीनिंग क्या है उस पर क्वेश्चन है। लॉ ले डाउन अगेन क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वर्ड एसेट्स का मतलब क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक ही तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही केस है। इस केस को अच्छे से करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन करना बहुत ईजी है। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 4.7 हेड एफ दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और इस पर्टिकुलर केस में भी आप देखेंगे केवल एक ही केस है राजेंद्र प्रसाद मूडी वाला। इसमें 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन होता है जिसमें लॉ ले डाउन किया गया है उसके बारे में। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है एडमिसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर को लेकर के और किस कंडीशन में जो ये एक्सपेंडिचर है वो डिस्क्वालीफाई होगा उसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। बिकॉज जब आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को देखेंगे तो पाएंगे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसमें लिखा हुआ है होनली एंड एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पस ऑफ इनकम। और अगर सपोज ऐसा होता है कि आप किसी कंपनी का शेयर परचेज करते हैं और उस शेयर को परचेज करने के लिए किसी पर्सन से लोन लेते हैं, लेकिन इस शेयर से आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, बट आपने जो लोन लिया है थर्ड पर्सन से उसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करना हो रहा है, तो ये इंटरेस्ट आपके एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो अगर ये देखा जाए तो ये एक्सपेंडिचर
सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 57 में फॉल करेगा या नहीं करेगा, इस पर ही ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है और इनफैक्ट इस पर ही यह केस भी है और इसी पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप राजेंद्र प्रसाद मोदी के केस के फैक्ट को आप समझ चुके होंगे, बिकॉज इसका फैक्ट वही है जो हम लोगों ने यहाँ चर्चा किया है। अब इसके क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 2023 में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको सेम फैक्ट दिया गया है जो राजेंद्र प्रसाद मोदी का फैक्ट है और लास्ट में पूछा गया है कि शेयर में इन्वेस्ट करने के बावजूद अगर किसी भी तरह का डिविडेंड रिसीव नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में जो बोरोड अमाउंट है उसका इंटरेस्ट डिडक्टेबल है या नहीं है। सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 57 के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डिस्कस द लॉ ले डाउन आ चुका। फिर आप देखिए 17 में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने इंटरेस्ट पर मनी लिया है ताकि आप इन्वेस्ट कर सकिए शेयर में, बट वहां से आपको कुछ भी इल नहीं होता, इट मीन्स डिविडेंड नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट डिडक्टेबल है या नहीं है, उस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजेंद्र प्रसाद मोदी पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 57 क्वेश्चन आ चुका है। राजेंद्र प्रसाद मोदी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है एडमिसिबिलिटी के लिए, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसके लिए आप देखेंगे इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन किया है, तो वहां से आप इसका आंसर आराम से देख सकते हैं। टॉपिक नंबर 5 है इनकम ऑफ अदर पर्सन्स इंक्लूडेड इन एसएससीज टोटल इनकम और इसी में बात की जाती है क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में। इस पर्टिकुलर चैप्टर में बेसिकली 2 ही स्टैट्यूटरी प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 63 एंड सेक्शन 64, जिसमें ही सर्कमस्टांसेस दिया हुआ है क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में। इसके अलावा इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप देखेंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है, बिकॉज इसमें 4 केसेस दिया हुआ है, उन चारों का फैक्ट डिफरेंट है और उन्हीं फैक्ट के बेसिस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके केस लॉ को ब्रीफली देखते हैं। इसमें फर्स्ट केस है फिलिप जॉन प्लास्केट थॉमसन का। इस केस में होता यह है कि जो एसएससी होता है उसकी शादी एक पर्सन से होने वाली होती है। शादी से पहले ही अपनी मंगेतर को यह अपना शेयर ट्रांसफर कर देता है। इनकी शादी सोलमनाइज हो जाती है। उसके बाद होता यह है कि उस शेयर से जो डिविडेंड आता है उस चीज को लेकर के आईटीओ का कहना होता है कि यह शेयर एक्चुअली में फिलिप जॉन का ही रहता है जिसने ट्रांसफर किया है अपनी वाइफ को, और वाइफ को ट्रांसफर करने के कारण उस शेयर से जो भी इनकम जनरेट हुआ है उस इनकम को क्लब किया जाएगा। जिसमें फिलिप जॉन का कहना होता है कि यह ट्रांसफर शादी से पहले हुआ है और शादी से पहले वो उसकी वाइफ नहीं थी, और जब वाइफ नहीं थी ट्रांसफर हो चुका है, अब उस शेयर से जो भी डिविडेंड आ रहा है तो उसे इसके इनकम में काउंट नहीं किया जाना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, जहां बहुत सारे प्रोविजन को इंटरप्रेट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट पाती यह है कि जो भी इनकम डिविडेंड से जनरेट हुआ है वह इनकम एसएससी के इनकम में क्लब नहीं किया जाएगा। इसमें सेकेंड केस बत्ता कल्याणी का है, जिस केस में होता यह है कि बत्ता कल्याणी का अपना एक शॉप होता है, जिस शॉप में वो अपने हस्बैंड को अपॉइंट करती है टू मैनेज द बिजनेस और इसके अगेंस्ट में उसे कुछ सैलरी देती है। इनकम टैक्स ऑफिसर का कहना होता है कि जो भी सैलरी दिया जा रहा है दैट वुड बी पार्ट ऑफ बत्ता कल्याणीज इनकम, और जो ये असेसमेंट होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सब क्लास 2 ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 64, जिसमें बात की जाती है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के बारे में। यहाँ आईटीओ कंटेंशन होता है, जो लिखा हुआ है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट मीन्स क्वालिफिकेशन और डिग्री की बात होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बारे में बताती है कि कहीं भी लेजिस्लेचर का इंटेंशन ये नहीं था नॉलेज एंड एक्सपीरियंस का मतलब उस क्वालिफिकेशन से हो जो कि आप डिग्री लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी से। बट फाइनली इस केस में होता यह है कि जो हस्बैंड का इनकम होता है वो क्लब कर दिया जाता है वाइफ के इनकम के साथ। नेक्स्ट केस है जेएम मोकाशी का। इसमें एसएससी जो होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, अपनी वाइफ को रिसेप्शनिस्ट कम अकाउंटेंट की पोस्ट पर अपॉइंट करते हैं, उनको कुछ सैलरी देते हैं। आईटीओ वाइफ की सैलरी को एसएससी के इनकम के साथ क्लब कर देती है और इनकम टैक्स की बात होती है। इस पर्टिकुलर केस में भी बात आती है नॉलेज एक्सपीरियंस की और क्वालिफिकेशंस को लेकर के। और फाइनली इस केस में होता यही है कि जो वाइफ का इनकम होता है वो क्लब कर दिया जाता है हस्बैंड के इनकम के साथ। इसमें फोर्थ केस है मोहिनी थापर का। इस केस में होता यह है कि मोहिनी थापर को उसके हस्बैंड की तरफ से कुछ कैश गिफ्ट दिया जाता है। उस कैश का यूज वो 2 तरीके से करती है, फर्स्ट शेयर में इन्वेस्टमेंट से और सेकेंड इंटरेस्ट उनको मिलता है। इसी पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट के बारे में बात होती है, ट्रांसफर के बारे में बात होती है, बिकॉज आईटीओ कहना होता है जो ये ट्रांसफर किया गया है वो सेक्शन 3 में फॉल करता है और उस कंडीशन में जो भी इनकम जनरेट हो रहा है मोहिनी थापर का उसे एसएससी के इनकम के साथ क्लब कर दिया जाता है। इसमें अपलांट का कंटेंशन होता है कि जो देखा जाए कि मोहिनी थापर का जो इनकम हो रहा है शेयर से या इंटरेस्ट से उसका कहीं भी नेक्सस नहीं है उस ट्रांसफर से, लेकिन बाद में इस बात को एस्टेब्लिश किया जाता है कि नेक्सस है और उसके बेसिस पर इसके इनकम को एसएससी के इनकम के साथ क्लब कर दिया जाता है। अब आइए एक बार इसके क्वेश्चन को ब्रीफली देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ ट्रांसफर इज डीम्ड टू बी रिवोकेबल अंडर सेक्शन 63 प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट, जो कि मोहिनी थापर का केस है। 2018 में जो पूछा गया है मोकाशी वाले केस से है। 2012 में बट्टा कल्याणी वाले केस से है। लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं अगेन मोकाशी वाले केस से है। 2022 में बट्टा कल्याणी के फैक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 में भी बट्टा कल्याणी वाले फैक्ट से क्वेश्चन है।
2020 में आप देख सकते हैं जेएम मोकाशी वाले केस के फैक्ट पर है। 2019 का क्वेश्चन भट्टा कल्याणी वाले केस पर है। 2017 में जो क्वेश्चन आया है वो सेक्शन 63 से डील करता है और सेक्शन 64 से। सेम क्वेश्चन पूछा गया 2015 में भी। 2014 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है जेएम मोकाशी पर है, जबकि सेकेंड क्वेश्चन मोहिनी थापर वाले केस पर है जिसमें इन्वेस्टमेंट की बात होती है। फिर अगेन 14 में आप देख सकते हैं जेएम मोकाशी पर केस है, जेएम मोकाशी वाले केस पर क्वेश्चन है। 2013 में भी जेएम मोकाशी से ही क्वेश्चन पूछा गया है। 2011 में कैश गिफ्ट वाला मोहिनी थापर का केस है। 2011 में वाइफ रिसेप्शनिस्ट कम अकाउंटेंट, अगेन जेएम मोकाशी वाला केस है। 2010 में आप देख सकते हैं सेक्शन 64 के बेसिस पे 4 कंडीशंस दिया गया है जिसमें आपको बताना है वो उसमें फॉल करता है नहीं करता है, जिसमें फर्स्ट आप देख सकते हैं जेएम मोकाशी वाले केस पर है और उसके बाद और बाकी का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सेक्शन 64 से डायरेक्टली पूछा गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि केस लॉ यदि आप पढ़ करके जाते हैं और केवल इसी 2 सेक्शन को आप देख लेते हैं तो आपका यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आसान हो जाता है। इस पेपर में 6 टॉपिक है असेसमेंट, और इस पर्टिकुलर टॉपिक में यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ से केवल 3 ही सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 ही तरह का क्वेश्चन होता है। इसमें फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 144 जिसमें बात की जाती है बेस जजमेंट असेसमेंट के बारे में। सेकेंड सेक्शन है सेक्शन 147 दैट इज इनकम स्केपिंग असेसमेंट, और इस चीज़ को लेकर के आईटीओ के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 148 जिसमें 2 कंडीशंस ले डाउन किया गया है। इन्हीं 3 सेक्शन पे ये टॉपिक डील करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 2 ही तरह क्वेश्चन आया है। फर्स्ट आया है बेस जजमेंट असेसमेंट से और सेकेंड आया है इनकम स्केपिंग असेसमेंट से। इसमें 5 केसेस दिया हुआ है। आइए एक बार ब्रीफली इसके केसेस को देखते हैं। फर्स्ट केस है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस सी वेलकुट्टी 1966 का केस है। इस केस में होता यह है कि कोझिकोड की बात है, एसएससी के पास 2 ऑफिस होता है, एक हेड ऑफिस होता है और दूसरा ब्रांच ऑफिस होता है। हेड ऑफिस में ये रिटेल का काम करता है जबकि ब्रांच ऑफिस से होलसेल डीलिंग करता है, अकाउंट प्रॉपर मेंटेन करता है, बट हेड ऑफिस का अकाउंट वो छुपा के रखता है। आईटीओ की नज़र उस पर पड़ती है और तब उसके बाद आईटीओ इनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी इंपोज करते हैं, और इसमें बात होती है सेक्शन 147 की और 148 की। फाइनली इनके ऊपर टैक्स इंपोज किया जाता है, लेकिन जो ब्रांच ऑफिस का अकाउंट था उसे रीअसेस करने से मना कर दिया जाता है। इसमें सेकेंड केस है सीआईटी वर्सेस बर्डलप डीलर्स 1971 का केस है। इस वाले केस में होता यह है कि एसएससी कंपनी ज्वाइंट वेंचर से कुछ प्रॉफिट अर्न कर रही होती है और ज्वाइंट एग्रीमेंट होने के कारण इन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि जो भी प्रॉफिट इस वेंचर से आएगा वो ए के पास आएगा, इसमें से 50% बी के पास जाना है, लेकिन एज पर द एग्रीमेंट बी का कहना होता है ये अमाउंट सी को दे दिया जाए। इस तरीके से जो एसएससी होता है इस तरह से एसएससी सी को दिए हुए अमाउंट पर टैक्स डिडक्शन पा लेता है। बाद में आईटीओ बदलता है ये पूरा का पूरा बोगस मामला है और उस कंडीशन में इनके ऊपर अंडर सेक्शन 148 नोटिस जारी की जाती है और इनकम स्केपिंग असेसमेंट के तहत इनको दोषी पाया जाता है सेक्शन 147 का। जिमनी लेदर वाले केस में इनके ऊपर टैक्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं हो पाती है, बिकॉज इस केस में होता यह है कि जो आईटीओ होते हैं वो सेक्शन 147 में दिए गए सारे कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पाते हैं, रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से टैक्स की लायबिलिटी नहीं बन पाती है। लक्ष्मी विवाद दास वाले केस में आप देखेंगे इसमें ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 148 को इन्वोक करने के लिए 2 कंडीशंस है और उस 2 कंडीशंस रिक्वायरमेंट के बारे में इसमें बात की जाती है। श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड वाले केस में भी बोगस लोन के बारे में बात होती है जिसमें इनकम स्केपिंग असेसमेंट होता है और पाया यह जाता है कि लोन जो था वो बोगस था और टैक्स की लायबिलिटी बनती है। अब आइए इसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बेस जजमेंट असेसमेंट के बारे में पूछा गया है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 144। अब ग्राउंड के बारे में पूछा गया है कि सेक्शन 48 के लिए, और इसके बारे में हम लोगों ने देखा लक्ष्मी विवाद दास वाले केस में दिया हुआ है। उसके बाद अगेन क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन 144 से एंड 147 से। इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन करना आसान है, केस भी इजी है, छोटा है और प्रोविजन भी बहुत सिंपल है। तो इस प्रकार से टैक्सेशन लॉ का पीवाईक्यू एनालिसिस यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, subscribe the channel and share the video with needy one. Thank you for watching videos. Thanks a lot.